नमस्कार, मैं डॉक्टर A.K. गुप्ता आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में आपसे बातें करूंगा, आपको उसकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आज का विषय है जहरीली शराब का तांडव। जहरीली शराब के बारे में किसी शायर ने कभी कहा था, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सजा पाई। और ये बिल्कुल सटीक बैठता है। ऐसे तो हम सभी जानते हैं कि शराब किसी के स्वास्थ्य के लिए अच्छी बातें नहीं हैं। लंबे समय तक शराब का सेवन करने से शरीर की भिन्न भिन्न अंगों की बीमारियां होती हैं और धीरे धीरे आदमी मौत की ओर बढ़ता है। मगर जहरीली शराब की कहानी कुछ और है। जहरीली शराब आपने लिया और कुछ ही घंटों में आपके प्राण पखेरु उड़ गए, मौत हो गई या आँख की रोशनी चली गई। ये दोनों ही परिस्थितियाँ बहुत ही दुखदाई हैं। वैसे सभी जानते हैं कि ज़्यादातर शराब के शौकीन लोग मौज मस्ती के लिए या एंजॉय करने के लिए ड्रिंक लेते हैं, मगर इस ड्रिंक की कीमत, इस शराब की कीमत, इतनी बड़ी कीमत अपने जीवन दे कर के चुकानी पड़ेगी, ये बहुत ही दुखद विषय है। और उत्सव के अवसर पर, त्योहारों के अवसर पर अखबार में पढ़ना या अपने परिजनों के बारे में ऐसी खबर सुनना रंग में भंग करता है। तो आइए इस जहरीली शराब के बारे में हम पूरी जानकारी लें। मकसद है कि जानकारी पूरी होने से हमारी जागरूकता बढ़ती है, और जब हमारी जागरूकता बढ़ती है तो हम उसके प्रति ज़्यादा सावधान हो जाते हैं। और कहा जाता है कि सावधानियाँ हटी दुर्घटना हुई। इसलिए सावधान होने की ज़रूरत है ताकि हम इस एक्सीडेंट से, इस डेथ से लोगों को बचा सकें। मुझे याद आ रहा है कि हमारे राष्ट्र के बहुत ही मशहूर कवि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने एक बार अपनी मधुशाला में कहा था कि दर्द नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियाँ साकी हैं, पीड़ा में आनंद जिन्हें हो, आए मेरी मधुशाला। अगर आज हमारे डॉक्टर बच्चन जिंदा होते तो शायद इन कविता की पंक्तियों को, शब्दों को बदलना होता। शायद वो इस तरह कहते कि मौत नशा है इस मदिरा का, विगत स्मृतियाँ साकी हैं, मौत में जिन्हें आनंद हो, आए मेरी मधुशाला। खैर, आइए हम जहरीली शराब की बारे में विस्तृत जानकारी लें और अपने आमजनों को उसके प्रति जागरूक करें। सबसे पहले इस तस्वीर को अगर आप देखें तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ये आदमी शराब पीकर बेहोश हैं या इनके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। शायद इनकी मृत्यु हो चुकी है और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एक नज़र आंकड़ों पर डालें तो हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरे विश्व के कई देशों में लीकर की अपना ट्रेजेडी हुई है। शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से बहुत सारी मौतें हुई हैं। अगर 1978 के आंकड़ों को देखें, धनबाद में 254 लोगों की मृत्यु हुई थी और इसी तरह से 200, 300, 100 की मृत्यु लगभग हर, शायद ही कोई स्टेट होगा जिसमें जहरीली शराब पीने से मृत्यु ना हो। कर्नाटका, वायप्पन, दिल्ली, उड़ीसा, गुजरात, संग्रामपुर, आजमगढ़, बंगाल, मुंबई, आसाम, पंजाब, और इतना ही नहीं, अपने ही हाल की घटनाओं ने हम लोगों को और झकझोर के रख दिया है कि इधर 1-2 हफ्ते के अंदर कुछ जगहों पर दीपावली के अवसर पर लगभग 40-50 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौतें हुई हैं। इसमें ये दीपावली का उत्सव फीका पड़ गया इतने लोगों की मौत की खबरों को सुनकर। अगर हम पूरे विश्व की आंकड़ों की बात करें तो अब हिंदुस्तान ही नहीं,
कंबोडिया, चेक रिपब्लिक, इंडोनेशिया, केन्या, लीबिया, निकरागुआ, नॉर्वे, टर्की, युगांडा, इन सब देशों में जहरीली शराब से मौतें हो चुकी हैं और एक एपिसोड में 50 से लेकर के 800 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हमें बहुत ही जागरूक होने की ज़रूरत है, बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं आए। आगे बढ़ने के पहले मैं चाहता हूं कि अल्कोहल का एक परिचय आपसे कराऊं। अल्कोहल शब्द में 4 प्रकार के अल्कोहल हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। उनको इथेनॉल, आइसोप्रोपानोलॉल, मिथनॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से जाना जाता है। इथेनॉल जो सबसे मशहूर है, जो आम लोग मदिरा के रूप में, शराब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल ड्रिंक के रूप में, माउथ वॉश के रूप में, कोलोन यूडी कोलोन परफ्यूम के रूप में और कुछ अपना दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आइसोप्रोपानोलॉल की बात करें तो ये नंबर 2 पर आता है। इसको भी लोग पेय के रूप में, ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इथेनॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आइसोप्रोपानोलॉल को अक्सर इंडस्ट्री सॉल्वेंट, डिसइंफेक्टेड, स्किन, ज्वेलरी साफ़ करने के लिए और साफ़ सुथरा पेंट को थिन करने के लिए एंटी फ्रीज और या अपने कूलेंट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में बात करें तो इसको ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं कूलेंट के रूप में, प्रिजर्वेटिव के रूप में, ग्लिसरीन सब्स्टिट्यूट के रूप में। इसे पीने के रूप में अक्सर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और मिथनॉल जो सबसे बड़ा विलन है, सबसे ज़्यादा खुरपाती है, सबसे ज़्यादा जहरीला है और इसे ही मिथनॉल को एक्सीडेंटली या जानबूझ के अगर अल्कोहल में, इथेनॉल में मिला दिया जाए ज़्यादा मात्रा में तो ये घातक हो जाता है। इसे मेथिलेटेड स्पिरिट या वुड अल्कोहल भी कहा जाता है। ये 3 नामों से जाना जाता है: मिथनॉल, मेथिलेटेड स्पिरिट या वुड अल्कोहल। इसका इस्तेमाल अक्सर बार्निश, एंटी फ्रीज, विंड स्क्रीन वॉश और मॉडल एयरक्राफ्ट में फ्यूल के रूप में किया जाता है। और देसी शराब में अक्सर मिथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है। अब ये देखें हम लोग कि मिथाइल अल्कोहल शरीर में पॉइजन की तरह कैसे काम कर सकता है, ये कैसे जहरीला होता है। शरीर में मिथाइल अल्कोहल पीने के बाद फॉर्मल्डिहाइड में बदल जाता है, जो कि एक अत्यंत ही पॉइजनस सब्सटेंस है और लगभग 4 दिनों तक शरीर में रहता है। इसकी थोड़ी सी भी मात्रा से अंधापन, बेहोशी और डेथ हो सकती है। देश में ऐसे हर साल कई हादसे होते हैं जिसमें सैकड़ों लोग मिथाइल अल्कोहल के कारण मारे जाते हैं या अंधे हो जाते हैं। और ये मिथाइल अल्कोहल थोड़ी सी अल्प मात्रा उतनी घातक नहीं, लेकिन अल्प मात्रा से ज़्यादा हो जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह की पॉइजनिंग के केसेज, टॉक्सिक अल्कोहल के कारण डेथ हमारे पूरे विश्व के अलग अलग देशों में इसके प्रकोप हो चुके हैं और केस फैटिलिटी रेट, मतलब कि मृत्यु दर लगभग 30% से भी ज़्यादा है। मॉडिफाइड स्पिरिट की बात करें तो स्पिरिट में थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट में थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल मिला होता है ताकि लोग इसे, शराब के व्यसनी लोग इसे पीने से डरें। इसे मॉडिफाइड स्पिरिट कहते हैं, जो कि स्किन और घावों को साफ़ करने के लिए जो स्पिरिट से हम लोग घाव को साफ़ करते हैं, ये उसी स्पिरिट का नाम है। कुछ साल पहले शराब आयुर्वेदिक टॉनिकों के रूप में भी इस्तेमाल होती थी और बहुत से लोग उसके शिकार भी हो जाते थे। एक और प्रश्न आता है दिमाग में, क्या मिथनॉल की कोई भी मात्रा घातक है? तो आइए एक नज़र डालें। मिथनॉल की सच्चाई यह है कि मिथनॉल अल्प मात्रा में हमारे फ्रूट जूस जो मार्केट किए जाते हैं,
अल्कोहलिक और गैर अल्कोहलिक फर्मेंटेड ड्रिंक्स, ये कोल्ड ड्रिंक्स के नाम में उससे जो अपना जाना जाता है, उसमें भी अल्प मात्रा में स्वाद को ज़्यादा करने के लिए उसमें डाला जाता है। और इस अल्प मात्रा को कॉन्जीनर्स के नाम से जाना जाता है। बियर में इसकी मात्रा 6 मिलीग्राम से 27 मिलीग्राम पर लीटर होती है और स्पिरिट में इसकी मात्रा 10 से 220 मिलीग्राम तक होती है। इस अल्प मात्रा में मिथनॉल घातक नहीं है, ये सिर्फ स्वाद के लिए उसमें डाला जाता है। और किसी भी पेय में या ड्रिंक में इसकी ज़्यादा मात्रा अनजाने में एक्सीडेंटली या जानबूझ के डाल दी जाए तो वो घातक हो सकती है। अगला एक मशहूर हूच क्या है। हूच के बारे में अक्सर हम लोग अखबार में पढ़ते हैं, बहुत लोग शायद इसके बारे में नहीं जानते हो। अवैध शराब का निर्माण अक्सर उन देशों में या उन राज्यों में ज़्यादा होता है जहां शराबबंदी है। इस अवैध शराब को हूच कहते हैं। अवैध शराब अक्सर बिना किसी लेबल के सस्ते दामों में मिलते हैं। अब इन नकली शराबों से, अवैध शराबों से किनको ज़्यादा खतरा है? जहरीली शराब सस्ती होती हैं और ज़्यादातर निम्न आय वाले लोग, शराब के व्यसनी लोग इसके और ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और ये जो अब टूरिस्ट लोग होते हैं, सैलानी लोग, इन लोगों में भी इस तरह के शराब में के ज़्यादा इस्तेमाल देखे जाते हैं। मिथनॉल के, टॉक्सिक अल्कोहल के, मिथाइल अल्कोहल के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है? तो मिथनॉल ड्रिंक पीने के बाद ये फॉर्मल्डिहाइड के बाद फॉर्मिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और जिसके शरीर में जमा होने से विभिन्न जानलेवा प्रभाव देखने को मिलते हैं। मिथनॉल की टॉक्सिक मात्रा 500 मिलीग्राम पर लीटर अगर है तो सीवियर टॉक्सिसिटी, अगर 150 मिलीग्राम है तो वो बहुत घातक है, और 1500 से 2000 मिलीग्राम पर लीटर है अति घातक। और इस मात्रा में अगर किसी पेय में मिला हो तो अक्सर ये मौत के कारण बन जाते हैं। मिथनॉल मिश्रित शराब इस्तेमाल के लक्षण यह जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब शराब पीने के बाद कुछ समय तक बेहोशी की अवस्था में रहते हैं तो लोग समझते हैं कि ये दारू का असर है, लेकिन वो पॉइजन का भी असर हो सकता है। और अगर इसको आप सावधानी से सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि वो फ़र्क क्या है। कोई लक्षण नहीं जब तक मिथनॉल शरीर में फॉर्मिक एसिड में परिवर्तित नहीं होता है। मतलब जब मिथनॉल फॉर्मिक एसिड में परिवर्तित होता है तब वो जाके पॉइजनस होता है और इसकी टॉक्सिक मात्रा में शरीर में जमा नहीं होता। थोड़ी मात्रा में है, उतना घातक नहीं है, लेकिन टॉक्सिक मात्रा अगर हो तो ये बहुत ही घातक है। लेटेंट पीरियड मतलब शराब लेने के पश्चात और लक्षण प्रकट होने के अवधि को लेटेंट पीरियड कहा जाता है। ये लेटेंट अपना पीरियड है 0 to 6 आवर। मरीज शराब पीने के 6 घंटे तक अर्ध चेतन अवस्था में रहता है, जिसे ड्राउजी कहते हैं। और वो उसका अगर वो चले तो उसकी बैलेंस नहीं मिलती है, पैर रखने को कहीं वो तलमला के चलता है। 6 घंटे बीतने के बाद और 24 घंटे के अंदर में मरीज सर दर्द, उल्टी, पेट में दर्द और हाइपरवेंटिलेशन का मतलब होता है उसकी सांस की गति बहुत तेज़ हो जाती है। आमतौर से सांस की गति 12 से 14 होती है, वो बढ़ के 20, 25, 30 होती है। अगर शराब पीने के बाद याद रहे कि 24 घंटे के अंदर अगर मरीज की सांस की गति तेज़ होने लगे, जल्दी जल्दी सांस लगे लेने, ये बहुत ही घातक लक्षण है, ये एसिडोसिस का लक्षण है। अगर इसका इलाज नहीं हुआ, डायलिसिस नहीं दिया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। और गंभीर लक्षण आँखों की रोशनी का कम होना या अंधापन होना, ये भी बहुत ख़तरनाक। अगर मरीज कहता है कि मुझे कम दिखाई पड़ रहा है या अंधा हो गया तो जल्द से जल्द अस्पताल लेके जाएं, डायलिसिस की व्यवस्था हो, नहीं तो उसकी आँख की रोशनी हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। और डेथ के कारण होते हैं कोमा, बेहोशी, कन्वल्सन, चमकी।
सांस की गति का रुक जाना, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट की गति का रुक जाना, या किडनी फेलियर। मतलब जब ये पॉइजन मल्टी ऑर्गन फेलियर करने की औकात रखता है, हमारी सांस के सिस्टम को, हार्ट को, किडनी को जब डैमेज कर देगा, तो कोई भी तरह का उपचार मरीज पर कारगर नहीं हो, कितना भी डायलिसिस किया जाएगा उसकी जान नहीं बचेगी। तो इसमें जानने का मतलब है कि अगर मरीज को लक्षण बेहोशी होने के बाद या आँख की रोशनी या सांस की परेशानी होने के बाद 2-3 घंटे के अंदर अस्पताल में भर्ती किया जाए और डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो उसकी जान बच भी सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं कुछ बोल चुका हूं, मैं फिर रिपीट करूंगा। सपोर्टिव केयर की तो अपनी जगह है, अस्पताल वाले लोग करते हैं, ऑक्सीजन और इंट्रावेनस फ्लूइड, ब्लड शुगर वगैरह, उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। करेक्शन ऑफ एसिडोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो सांस की गति से आम लोग भी अपने पहचान सकते हैं। 15-20 के ऊपर अगर सांस की गति है तो एसिडोसिस हो सकता है। सोडियम बाइकार्ब कुछ अस्पतालों में लोग देते हैं, और उसका एंटीडोट है फोमिपिजोल और इथेनॉल इन्फ्यूजन, और सबसे बेहतरीन इलाज है डायलिसिस। डायलिसिस के बारे में कुछ लोगों को भ्रम होता है कि डायलिसिस सिर्फ किडनी फेल करने के बाद दिया जाता है। बात सही है, किडनी फेलियर में डायलिसिस का इस्तेमाल है, मगर पॉइजन के केस में भी नॉन रीनल इंडिकेशन भी है, और बहुत सारे ऐसे पॉइजन है जिसमें हीमो डायलिसिस की ज़बरदस्त भूमिका है। उसमें एक है मिथेनॉल पॉइजनिंग, सल्फोस पॉइजनिंग, सैलिसिलेट पॉइजनिंग, एस्पिरिन पॉइजनिंग, lithium poisoning, numerous indication for hemodialysis in poisoning, इससे जान अपना बचाई जा सकती है। तो आम तौर से जहाँ कोई जांच की सुविधा नहीं है, ऐसे अस्पतालों में भी द फर्स्ट इंडिकेशन इज सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाई फॉर्मेट लेवल, या क्लिनिकली सांस की गति 20-25 से ऊपर हो तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस मान लीजिए, और आँखों की रोशनी कम होना, या फंडस से देखने की आँखों की सुविधा है तो फंडस को आँख को देखें कि ऑप्टिक एट्रोफी का फीचर हो रहा है कि नहीं। अगर आपके पास अच्छे लैब हैं तो मिथेनॉल का लेवल नापिए, अगर 50 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो ये दैट इज़ द मेन इंडिकेशन फॉर हीमोडायलिसिस। और अगर मरीज़ ने 30 ml 1 आउंस से ज़्यादा मिथाइल अल्कोहल इस्तेमाल किया है तो उसको हीमोडायलिसिस की आवश्यकता पड़ेगी। कुछ लोगों को हीमोडायलिसिस के बारे में पर्टिकुलरली मैं मेडिकल वर्ल्ड को मैं चाहता हूं बताना कि हीमोडायलिसिस का नाम सुन के अटपटा लगता है कि इसका कैसे काम है। उसके एविडेंस के रूप में मैं ये आर्टिकल आपको दिखला रहा हूं। ये है 63 केस की रिपोर्ट है मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग की। ये अपना रिपोर्ट है गुजरात की, जो 2011 में एक्सेप्टेड हुई थी। लगभग 10 साल पूर्व से हीमोडायलिसिस वहाँ इस्तेमाल हो रहा है, और इसकी सारांश है कि पेशेंट अंडरगोइंग हीमोडायलिसिस शोड इमीडिएट इम्प्रूवमेंट इन देयर क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल पैरामीटर्स with rapid reduction of methyl alcohol level below the toxic range with subsequent reduction in morbidity and mortality। अगर इसको होने के कुछ ही घंटों के बीच में हीमोडायलिसिस की सुविधा दी जाए, आँखों की रोशनी भी ठीक हो जाएगी, जान भी बच जाएगी। और ये रिपोर्ट है एक पेशेंट की जिन्होंने आँख की रोशनी खोई थी, देहरादून की। बहुत प्रयास के बाद भी आँखों की रोशनी मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग के बाद वापस नहीं हुई। ये एक स्टडी रिपोर्ट है अमेरिका की, जो फर्दर सपोर्ट करता है कि हीमोडायलिसिस इज़ द बेस्ट मॉडलिटी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। हीमोडायलिसिस के बारे में एक सावधानी, इंटरवल बहुत जरूरी। इंटरवल बिटवीन इंजेक्शन एंड स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट अपीयर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट determinant of survival. In our series, the earlier treatment was started, the better was survival and less compliance. We recommend early institution of hemodialysis in methanol poisoning patient to reduce the risk of complication and improve survival. ये अब बांग्लादेश की
रिपोर्ट है जो 2018 में पब्लिश हुई है। तो मैं अंत में इन सब पूरी जानकारी देने के बाद मिथाइल अल्कोहल के बारे में कैसे काम करता है, क्या इसके टॉक्सिक डोज है, क्या लक्षण होता है, अब मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बात करने जा रहा हूँ, सावधानियाँ। अवैध शराब में मिथाइल अल्कोहल हो सकता है। जब भी लाइसेंस दुकान से आप नहीं लेते हैं, अगर कोई आदमी अनऑथराइज्ड रूप में आपको दारू ला के देता है, शराब ला के देता है, उसको अवैध शराब कहेंगे। और इसमें मिथाइल अल्कोहल हो सकता है। इसका किसी कीमत में आप इस्तेमाल नहीं करें। यह घातक जहर है जिसके प्रयोग से आप अंधे हो सकते हैं या आपकी मौत भी हो सकती है। दूसरी सावधानी, जब कोई विक्रेता बिना किसी लाइसेंस के शराब बेचता हो या कम दाम में बेच रहा हो या बोतल की सील टूटी हुई हो या बोतल बिना लेबल का हो तो उसे ना खरीदें और इसकी सूचना पुलिस को दे दें। तीसरी, मिथेनॉल पॉइजन की लक्षण की जानकारी यह शंका होने पर मैंने बताया किसी विकसित अस्पताल में समुचित इलाज के हेतु दाखिला कराएं। विकसित अस्पताल और समुचित इलाज से मेरा मतलब है ऐसे अस्पताल में जाएं जहां हीमोडायलिसिस हो और हीमोडायलिसिस मशीन काम कर रहा हो। ऐसे अस्पताल में भर्ती कराएं ताकि मरीज को हीमोडायलिसिस की जल्द से जल्द सुविधा मिले, और वो भी जल्द से जल्द। अगर पूरा जब उसका किडनी फेल कर जाएगा, हार्ट फेल कर जाएगा, सांस, तब कोई डायलिसिस काम नहीं करेगा। याद रहे, यह मिथेनॉल बहुत ही घातक जहर है जिसमें जान और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। एक अंत में संदेश है कि शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, ये जानलेवा भी है। और अपनी बातों को समाप्त करने के पहले मैं एक शायर की पंक्तियों को उद्धृत करना चाहूँगा। ये एक ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जो दिन रात शराब में अब डूबा रहता है। ये रोप जो देख रहे हैं वो एक हेल्प की रस्सी है जो चाहता है कि लोग मदद करें। वो पकड़ने के बाद भी उससे बाहर आने को नहीं तैयार है। और इस पर उस राइटर ने कुछ पंक्तियाँ कही थी जो मैं आपके लिए उद्धृत करना चाहता हूँ। हर रोज़ नशे में रहते हैं हम और रात गुजर जाती है, और एक रोज़ रात नशे में होगी और हम गुजर जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार को उनके साहसिक कदम शराबबंदी के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, से नो टू अल्कोहल एंड थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये औरों को भी शेयर करें, हो सके तो लाइक भी करें। धन्यवाद।